क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे बनती है या फिर किस चीज़ से बनी हुई है, और जब इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है तो कौन सी चीज़ है जो उसको फ़्लो करती है। तो वो सब पढ़ेंगे हम लोग आपके चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो होती है करंट, कि करंट क्या होता है। तो करंट होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर और पर्टिकुलर एरिया इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। करंट क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर से या किसी भी पर्टिकुलर एरिया से किसी गिवन टाइम में फ्लो करे तो उसको हम लोग बोल देते हैं करंट। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज के पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग आपके चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स में स्टडी कर चुके हैं, हम लोग सेकंड चैप्टर में भी स्टडी कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट के पार्टिकल्स हैं। करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट होती है चार्ज ओवर टाइम, कि कितना चार्ज कितने टाइम में जो है फ्लो किया। क्यू इज इक्वल टू, क्यू का मतलब है यहाँ पे चार्ज, करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम, कि कितने टाइम में कितना चार्ज जो है फ्लो किया। और आपको बता देंगे जो चार्ज है और करंट है दो डिफरेंट थिंग्स हैं। करंट की यूनिट है एम्पेयर, जिसका सिंबल है ए। माने कि किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहा है तो 1 एम्पेयर किसके बराबर हो गया? 1 कूलम पर सेकंड। हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो करंट है वो फ्लो कैसे करता है। उसके लिए आप बड़ी एक सिंपल सी ना एग्जांपल ले लो। ये आपके पास 2 कंटेनर हैं और ये दोनों एक पाइप से कनेक्टेड है। इन दोनों में ही पानी है, एक में इतना पानी है, एक में इतना पानी है, ए कंटेनर और बी कंटेनर। अब जो वाटर का फ्लो है वो किस कंटेनर से किस कंटेनर में जाएगा? वाटर का फ्लो होगा बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि बी में जो वाटर है ज़्यादा है, इस वजह से जो प्रेशर है वाटर का वो ज़्यादा लग रहा है तो वाटर इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब सेम चीज़ होती है हमारे करंट के केस में भी, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रेशर वर्ड यूज़ नहीं करते, हम लोग यूज़ करते हैं पोटेंशियल वर्ड। पोटेंशियल क्या है कि जो चार्ज है, मान लीजिए ये आपकी एक वायर होगी, ये इसका एक टर्मिनल है, ये इस वायर का दूसरा टर्मिनल है, और जो चार्ज है इस टर्मिनल से इस टर्मिनल को जा रहा है। जो इंडिविजुअल पोटेंशियल होगा इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल का, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो इंडिविजुअल पोटेंशियल होगा इन दोनों टर्मिनल्स का, चाहे वो ए का हो चाहे वो बी का हो, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इन दोनों के पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, कि एक साइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है, दूसरी साइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जो है हमारा चार्ज मूव करना शुरू कर देगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट्स, जिसका सिंबल है V। तो वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट होता है इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। कितना वर्क डन लगा 1 कूलम चार्ज को मूव करने में, वो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्ट। अब देखिए जो हम लोग चार्ज मूव कर रहे हैं बेसिकली वो भी एक पार्टिकल है जिसको हम मूव कर रहे हैं। तो अगर कोई भी पार्टिकल हम लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसमें हम लोगों का लगता है वर्क डन। तो इसीलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट्स हैं वर्क डन ओवर चार्ज। तो 1 वोल्ट हो गया इक्वल टू 1 जाउल पर कूलम। जाउल जो है वर्क डन की यूनिट्स हैं। अपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को आगे पढ़ने से पहले, सीखने से पहले हम लोग कुछ सिंबल्स देख लेते हैं जो कि ज़रूरी हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स को ड्रॉ करने के लिए और समझने के लिए।
तो ये जो आप पहला सिंबल देख रहे हैं ये है एक इलेक्ट्रिक सेल का। अगर हमने कोई भी सर्किट ड्रॉ करना है, उसमें हमने जहाँ से करंट प्रोवाइड करना है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, उस सोर्स के लिए या बैटरी के लिए हम लोगों ने ये सिंबल यूज़ करना है। अगर हम लोगों ने एक से ज़्यादा बैटरीज यूज़ करनी है या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को यूज़ करना है, तो तब हमने वहाँ पे ऐसा सिंबल ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रिक स्विच होता है। इलेक्ट्रिक स्विच के लिए अगर वो ओपन होने का मतलब है अगर हमारा स्विच ऑफ हो तो हमने ये सिंबल यूज़ करना है, और अगर हमारा स्विच क्लोज हो यानी कि ऑन हो तो हमने ये सिंबल यूज़ करना है। अब सर्किट है तो बहुत सारी वायर्स ज्वाइन होंगी, तो जहाँ पे भी कोई वायर जॉइंट है तो वहाँ पे हम लोगों ने ये सिंबल यूज़ करना है। बेसिकली ये जो डॉट स्ट्रक्चर है ये है जॉइंट का सिंबल। अगर कहीं पे जो वायर है बिना जॉइंट के क्रॉस कर रही है तो हमने ये सिंबल यूज़ करना है। देखिए वायर ऊपर से गुजर रही है तो वहाँ पे हमने ये सिंबल यूज़ करना है। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। बेसिकली जैसे फिलामेंट्स होते हैं ना बल्ब में, इन लोगों ने वैसे ही साइन बनाया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए ये सिंबल यूज़ करना है। रजिस्टर के लिए हम लोगों ने ये सिंबल यूज़ करना है, ऐसे जिगजैग लाइन। और एक रियोस्टैट के लिए या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करना है। इन दोनों में से कोई भी सिंबल यूज़ किया जा सकता है। वोल्ट मीटर के लिए हम लोगों ने ये सिंबल यूज़ करना है, और एमीटर के लिए ये सिंबल। तो चलिए अब हमने जब सर्किट डायग्राम्स को स्टडी कर लिया तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सबसे पहले तो ये देखें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम होगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। जब दो चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं या एक साथ कम हो जाती हैं तो उसको बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ओम्स लॉ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू द इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जिसमें आर जो है एक कांस्टेंट है। आर जो है हर एक मटेरियल के लिए स्पेसिफिक है। आर जो है हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। देखिए हम लिख लेते हैं आर इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि जो आर है, आर का मतलब है यहाँ पे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का मतलब है किसी चीज़ को अपोज करना। आर जो है, आर का यहाँ पे मतलब है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? जब कोई चीज़ अपोज करे, हमें रोक लगाए, किसी भी चीज़ को कोई चीज़ रोके तो उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो इस तरह जो आर है वो होती है गिव किसी भी मेटालिक वायर की रेजिस्टेंस, कि वो कितना अपोज कर रही है करंट को अपने आप में फ्लो करने से। और आर जो है हर एक स्पेसिफिक मटेरियल के लिए, हर एक स्पेसिफिक मेटल के लिए कांस्टेंट होती है। मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कोई एक मेटल वायर है, कोई भी मेटल हमने लीजिए कि जो सिल्वर है, सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है वो 1.6 है, तो क्या होगा कि सिल्वर की हर वायर के लिए जो रेजिस्टिविटी है वो 1.6 ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि सिल्वर की वायर लंबी हो गई तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, अगर छोटी हो गई तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है ओम, और इसको ओमेगा सिंबल से लिखा जाता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ओम्स लॉ को रीअरेंज करें तो हमें मिल जाता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई, यानी कि वोल्ट पर एम्पेयर इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पेयर। और
इससे आपको एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि जो रेजिस्टेंस है करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो करंट कम हो जाएगा, अगर करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जैसे हमने ऊपर बात की थी कि जितना करंट हो ज़्यादा होगा। अब हम देख रहे हैं वो फैक्टर्स जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। एक चीज़ याद रखनी है, जो रेजिस्टेंस है हर एक कंडक्टर की स्पेसिफिक है, ठीक है, कंडक्टर की स्पेसिफिक है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो द फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की लेंथ के। इसका मतलब क्या है, जितनी कंडक्टर की लेंथ बढ़ती जाएगी उतनी ही ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ती जाएगी। मान लीजिए कंडक्टर की लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। जो रेजिस्टेंस है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कि जो वायर है उसका डायामीटर कितना है। जैसे वायर का डायामीटर इंक्रीज होगा, वायर का डायामीटर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ये मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो क्या था, दोनों चीज़ें बढ़ रही थी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो रहा है, एक चीज़ कम हो रही है, एक बढ़ रही है, एक के बढ़ने से एक चीज़ कम हो रही है। अब इन दोनों कंडीशंस को हम लोग फॉर्मुलेट करके ऐसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू, जहाँ पे ये जो सिंबल है इसको बोला जाता है रो, ये भी एक ग्रीक लेटर है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जो यहाँ पे रो है, रो जो है वो एक रो जो है ये है सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल जो रो है वो है सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं। ये जो है हर एक मेटल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हर एक कैरेक्टर का एक फीचर है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हर एक मेटल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, जितनी कम होगी उतना ज़्यादा उसका कंडक्टेंस होगा, और जितनी उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टेंस लो होगी। एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो अलॉयज़ होते हैं, अलॉयज़ आपको याद होंगे कि जो मिक्सचर ऑफ मेटल से हम लोग नए मेटल बनाते हैं डिजाइड करैक्टर वाले, अलॉयज़ की जो रेजिस्टिविटी है वो हमेशा प्योर मेटल से ज़्यादा होती है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जब बहुत सारे रेजिस्टर जो हैं इकट्ठे एक अरेंजमेंट में लगाए जाएं तो क्या हो सकता है। जब हम लोग एक सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स ले रहे हैं तो दो तरह से रेजिस्टर्स को अरेंज किया जाता है। द फर्स्ट वन इज रेजिस्टर्स इन सीरीज, कि जो रेजिस्टर हैं एक के पीछे एक लगाए गए, एंड द सेकंड वन इज रेजिस्टर्स इन पैरेलल, एक के ऊपर एक रेजिस्टर्स लगाए गए। अब जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में आप लोग क्या देख रहे हो कि जो करंट है वो सेम फ्लो कर रहा है तीनों रेजिस्टर्स में, करंट सेम फ्लो कर रहा है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि ये एक टर्मिनल हो गया, ये एक टर्मिनल हो गया, ये एक टर्मिनल हो गया, 3 टर्मिनल हो गए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों में डिफरेंट है। तो इसका ओवरऑल पोटेंशियल होगा सम ऑफ ऑल द 3 पोटेंशियल डिफरेंसेस। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज इक्वल टू IR, तो अब इन तीनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस भी अलग है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट V ओवरऑल इज इक्वल टू V ओवरऑल इज V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। यानी कि इस टर्मिनल की जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है, यानी कि इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो इक्वल टू होगा IR के, करंट सेम फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है, इसका होगा IR2 और इसका होगा IR3। तो इस तरह से IRS यानी कि पूरे के पूरे रेजिस्टेंस की सीरीज की रेजिस्टेंस IR1 प्लस IR2 प्लस IR3,
आई इज कॉमन, उसको एक तरफ कर देते हैं हम लोग, तो हमारी जो रेजिस्टेंस है इस पूरे के पूरे सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। मतलब क्या है कि इस पूरे के पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो बराबर है इन तीनों की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। अब इस तरफ देखते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस। पैरेलल रेजिस्टेंस जो है इसमें क्या हो रहा है कि जो करंट है यहाँ से आया, यहाँ पे आके ये जो है बाइफरकेट हो गया 3 अलग अलग पाथ्स में। तो यहाँ पे जो करंट है वो डिवाइड हो गया, लेकिन टर्मिनल सेम रहा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो सेम रहा। अब जो ओवरऑल करंट है 3 पार्ट्स में बाइफरकेट हो गया, वो इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। ओम्स लॉ से हमें पता लगा दैट I इज इक्वल टू V बाई R। तो अब I1 किसके इक्वल हो गया, I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2 एंड I3 इज इक्वल टू V बाई R3। पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। तो इस तरह से हमें क्या पता लगता है कि जो रेजिस्टेंस है ना पैरेलल है। अब इस तरह से हमें पता लगता है कि जो रेसिप्रोकल है सारी की सारी रेजिस्टेंस का वो बराबर है रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस ऑफ ऑल द 3 रेजिस्टर्स। इन दोनों को अलग अलग तरह से यूज़ कहाँ किया जाता है। अब आप लोग देख रहे हो कि जो रेजिस्टर्स इन सीरीज़ हैं इसमें सेम करंट जा रहा है थ्रू आउट द सर्किट। तो क्या है कि इस सर्किट में अगर हम लोग सोचें कि एक बल्ब भी जला लें छोटा सा और एक हीटर भी चला लें तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों के अलग अलग करंट रिक्वायरमेंट है। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसके उल्टा अगर हम लोग देखें जो रेजिस्टेंस है ना पैरेलल है, इसमें जो करंट है रेजिस्टर जो पैरेलल रेंज में रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं ये ना करंट को अरेंज करते हैं हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल गैजेट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ये जो रेजिस्टर्स की अरेंजमेंट है टोटली डिक्रीज हो जाती है पर इलेक्ट्रिकल गैजेट के लिए। और इस तरह से ये ज़्यादा हेल्पफुल है अगर हमें अपने घर में अलग अलग वोल्टेज वाले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स चलाने हैं। अब हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अभी क्या होता है आप लोग मिक्सी लो ज़्यादा चलाते रहो तो वो गर्म होने लग जाती है। अभी जो पंखे हम लोग चला रहे हैं अगर आप कभी भी इसको बंद करके टच करके देखो तो ये भी गर्म हुए पड़े होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस है जब किसी चीज़ को हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं करंट यूज़ नहीं होता, उसमें से कुछ करंट जो है वो रेजिस्टर की हेल्प से या किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी की वजह से रुक जाता है। तो वो करंट क्या करता है, वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और उसी इफेक्ट को बोला जाता है, उसी फिनोमेना को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ये इक्वल टू है I²RT। और पावर होती है कि कितना वर्क डन कर रही है कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन पर यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज VI। पावर होती है इज इक्वल टू VI।